वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन 2 वेरिएबल और इन 3 वेरिएबल्स, उनके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम सबको पता है, जैसे किस फॉर्म में होती है। अगर मैं बोल दूं कि x + 2y = लेट बी 3, ठीक है, और 3x + 3y = 7। मान लो कोई दो इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, कितने वेरिएबल है? x और y दो वेरिएबल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है? 1। इट मीन्स मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम इनको बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम 10th क्लास में भी सीखते थे। कैसे करते थे भाई? सिंपल सा हमारे पास 2-3 मेथड होते थे। फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन करते थे, फिर हमने क्या सीखा? एलिमिनेशन, और देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो 3 मेथड हम करते थे। वैसे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो, बट इस चैप्टर में इसने स्पेशली बोला है कि मुझे इसको किससे करना है? बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मींस मैट्रिक्स की हेल्प लेके मुझे इसको करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स बोल दो, विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोल दो। ठीक है, तो उससे मुझे इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मुझे सीखना पड़ेगा कि इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? ठीक है, ये मेरा लीनियर इक्वेशंस है 2। ठीक है, क्या मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं? ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं किसकी? जो x और y के कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ x का क्या है? 3। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? 2, और यहाँ है 3। तो ये मेरी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। किसकी मैट्रिक्स है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स की एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, मेरे वेरिएबल क्या है? x और y। तो एक मैट्रिक्स मैंने बना ली x और y इस फॉर्म में, दिस इज x एंड दिस इज y, और इक्वल टू मैं क्या लिखता हूं? जो कांस्टेंट है मेरे, मींस 3 और 7। ठीक है, यानी मैं जो दो इक्वेशंस मुझे गिवन थी उनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। किस फॉर्म में लिख सकता हूं? मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी ये और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है? सेम है। कैसे है? देखो, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 1 × x = x प्लस 2 × y = 2y, ये मिलेगा। और इक्वल टू में क्या होगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट मींस 3 के इक्वल होना चाहिए। सेम एज जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यू गेट 3x + 3y = 7। दैट्स इट। इट मींस आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो। सुनो, सेम एज इट इज अगर मेरे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स होती तो भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेट मैं कोई स्टैंडर्ड ले लेता हूँ कि a1x + b1y + c1z = d1 मैंने ले लिया। ठीक है, ये क्या है? 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन अगर मैं लूँ a2x + b2y + c2z = d2। सेम एज इट मैंने ले लिया a3x + b3y + c3z = d3। ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशंस है मेरी। कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, इसको अगर मुझे मैट्रिक्स में करना हो तो सिंपल सा है। सबसे पहले कोफिशिएंट। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो x के कोफिशिएंट होने चाहिए, सेकंड y का, और थर्ड जो है z के कोफिशिएंट। इट मीन दिस बिकम a1 a2 a3, ये बनेगी b1 b2 b3, और थर्ड वन इज c1 c2 c3। बन गए भाई। किसकी मैट्रिक्स है? जो मेरे x y z है उनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बना दी। फिर किसकी मैट्रिक्स बनेगी? जो मेरे वेरिएबल है, मीन्स x y एंड z, एंड इक्वल टू क्या होगा? एज ए कांस्टेंट। इट मीन्स d1 d2 एंड d3। यानी ठीक है, सबसे पहले मैंने सीख लिया कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन हो इन 2 वेरिएबल्स और इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं आएगा आपके, तो उनको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना सीख लिया 2 वेरिएबल्स को और 3 वेरिएबल्स को। अब बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इसको? जो ये मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ए से। जो मेरा वेरिएबल मैट्रिक्स है इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं कैपिटल X से। ठीक है, इज इक्वल टू साइन एज इट इज, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स को बाय b। तो ये हो जाएगा मेरा ax × b। सेम एज इट इज यहां पे कर सकते हो आप। ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इनटू x मेरी वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इनको मैं लिख सकता हूं ax = b। क्या लिख सकते हैं? ax = b लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे x चाहिए, मीन्स इस x और y की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करूं? इस a को उधर लेके जाना पड़ेगा। a को उधर कैसे लेके जा सकते हो? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, और वी कैन से प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। किसका? a इनवर्स का दोनों तरफ। ठीक है, मतलब पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा?
ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ इनवर्स को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी पहले ही मल्टीप्लाई होगा, दिस इज ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स आई इंटू एक्स, और आई इंटू एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो वही मैट्रिक्स क्या होगा आंसर, इट मीन दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यानी अब यहां से मुझे दिख रहा है इसका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी जो मैट्रिक्स ए थी इसके इनवर्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वही सॉल्यूशन होगा मेरा इसके लिए, किसके लिए, एक्स वाई की वैल्यू वहां से मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका है मेरे पास। अब एक चीज हमें भी पता है कि इस ए इनवर्स के एग्जिस्ट करने की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कब करेगा, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जब क्या होगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और एक चीज हमने सीखी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, यूनिक होता है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है भाई, यूनिक होता है। तो अब एक यूनिक पार्ट है, ये बी भी यूनिक ही है क्योंकि सिंगल मुझे गिवन हो किसी भी इक्वेशन के लिए, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक यूनिक मैट्रिक्स आएगा। इट मींस यहां से जो मुझे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो मुझे मिलेंगे यूनिक, और वी कैन से वन सॉल्यूशन। ये चीज आई थिंक हम पहले से ही जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन क्या होता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। यानी एक्स वाई और जेड की कोई एक यूनिक वैल्यू होगी, वो कुछ भी हो सकती है, लेट बी 1 2 और 3 ऐसे कुछ आंसर आ गया मेरा, तो दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगल वैल्यू होगी, मीन्स एक्स की वैल्यूज एक ही होगी, वाई की एक होगी, जेड की भी एक ही वैल्यू होगी, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक और वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब ए इनवर्स यानी जब मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए पॉसिबल क्या है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा तब ए इनवर्स पॉसिबल होगा। ए इनवर्स पॉसिबल होगा तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। ये आपका केस 1 बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि भाई जब ये ए जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा तब सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है, तब सॉल्यूशन कैसे होंगे उनकी बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यही वाला एग्जांपल ले लें। ठीक है, अगर मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये चीज तो समझ में आ गई कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, तो इट मींस इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सबसे पहला काम ये करना है मुझे। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 3, सबसे पहला काम चेक करेंगे इसका डिटरमिनेंट है कि नहीं। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और वो क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारी यही थी कि जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा तब हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उनकी बात करते हैं पहले। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सिंपल सा पता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3 माइनस 3 2 जा 6, इट मींस योर डिटरमिनेंट इज -3। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो मैं निकाल भी सकता हूं। ठीक है, निकालो ए इनवर्स। कैसे निकालोगे, मुझे पता है ए इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये सुनो, बिल्कुल सही। ठीक है, अब चाहो तो आप जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे उससे भी इनवर्स निकाल सकते हो इसका, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आप चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला काम 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -3 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, देखो आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए। सबसे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करोगे, आप पहले A11 निकालोगे, A12 निकालोगे, A13 निकालोगे, एंड देन A21, क्योंकि 2 1 2 की है, A22 निकालो। ठीक है, साइन क्या होंगे, A11 के लिए पॉजिटिव, ये माइनस ये भी प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑड है, ये दोनों इवन है। इवन का साइन पॉजिटिव, ऑड का नेगेटिव। A11 मतलब इसको, तो ये रो ये कॉलम छोड़ोगे तो आपको मिलेगा 3। A12 मतलब ये, तो इसको छोड़ोगे तो बचेगा 3। साइन हमने पहले लगा दिया। अब नेक्स्ट इसका देखोगे तो क्या आएगा 2, और इसका देखोगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मेरे पास ये बने 3 -3 -2 एंड 1। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो दिस बिकम 3 -3 -2 एंड 1। दैट्स इट, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पुट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, दैट्स इनटू 3 -3 -2 एंड 1। क्या मिल गया, दैट इज ए इनवर्स। मेरे पास क्या मिल गया, ये ए इनवर्स मिल गया। ठीक है,
और एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि डायरेक्टली अगर 2 into 2 मैट्रिक्स का इनवर्स मुझे निकालना हो, सॉरी एडजॉइंट निकालना हो, तो क्या करते हैं हम, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज, जो डायगोनल एलिमेंट है, मींस 1 3 की जगह चला जाएगा, 3 1 की जगह आ गया, और इन दोनों के सिर्फ साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। इनवर्स मुझे मिल गया है, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू है a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स क्या है मेरे पास, दैट इज -1/3 भी लिख सकता हूं इसको, 1/-3 लिख दो या -1/3 लिख दो, एक ही बात है, इनटू 3 -2 -3 and 1 इनटू b, b क्या है भाई मेरे पास, दैट इज 3 and 7, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 and 7, जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, -1/3 मैं एज इट इज रखता हूं, इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां तो एक ही कॉलम है, तो 3 3 जा 9 -2 7 जा 14, क्या आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है भाई। इस किससे करोगे तो माइनस का 9 एंड प्लस का 7, दिस इज -2, आ गया भाई। x क्या है मेरे पास, x मुझे पता है, दैट इज x एंड y, x मैट्रिक्स क्या है, दिस इज x एंड y, कॉलम मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू, इस -1/3 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों कर देगा प्लस, अब 5 into 1/3 दैट बिकम 5/3, 2 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2/3, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके हर एक एलिमेंट इक्वल हो, मींस x इज इक्वल टू 5/3 होगा एंड y इज इक्वल टू 2/3 होगा, ठीक है। आई थिंक सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। सबसे पहली कंडीशंस थी, सबसे पहले हमने सीखा कि अगर मुझे 2 into 2 में क्या हो, इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो, या 3 into 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले हमने ये चीज सीखी। दूसरा हमने क्या सीखा कि लिख तो दिया, अब अगर मुझे ये जो मैट्रिक्स ए मिलती है, इसका अगर डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, दूसरी चीज सीखी हमने। अब तीसरी हम बात करते हैं, जब ये क्या हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो, इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, उसकी हम बात करते हैं, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एक बार मैं इनको हटा सकता हूं, यहीं पे बात, ये बेसिक सी चीज थी जो हमने सीख ली, ठीक है, कि जब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय मैट्रिक्स मेथड। तो केस 1 जो हमारा बना था वो हमारा ये बन गया कि भाई व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होगा, तब मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या मिलता था, a इनवर्स b मिलता था, और इसको हम क्या बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएंगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यानी एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यूज आएगी, एक एक वैल्यू आएगी, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हम इसको बोलते थे वन सॉल्यूशन भी बोल देते थे, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड और यूज होता है, कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है, ठीक है, कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब है सॉल्यूशन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ सॉल्यूशंस की बात करता है कि सॉल्यूशंस होने चाहिए, वो कैसे भी हो, इट मे बी यूनिक और वन सॉल्यूशन, चाहे मेरे पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये चीजें हम 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। वहां पे कंसिस्टेंसी की बात करते थे इक्वेशंस की, तो हम क्या बोलते थे, जहां यूनिक सॉल्यूशन मिलते थे वो भी सिस्टम क्या होता था, कंसिस्टेंट होता था, और जहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे वो भी क्या होता था, कंसिस्टेंट। मतलब सीधा सा है कि सॉल्यूशन मिलने चाहिए, मुझे कैसे भी मिल जाए, अगर सॉल्यूशन मिलते हैं तो उस सिस्टम को क्या बोलूंगा मैं, कंसिस्टेंस बोलूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है जहां पे क्या मिलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस वो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन पूछे किस टाइप के, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, और सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। पहली चीज। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की अभी तक बात नहीं हुई है, तो इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि क्या कंसिस्टेंट होगा ये, तो कंसिस्टेंट होगा। अब लेते हैं केस 2, सेकंड केस मैंने ले लिया कि जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्या होगा भाई, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। जब डिटरमिनेंट जो है वो a इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तब हम क्या बात करेंगे, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट चीज मैं लेता हूं कि जब ऐसा मुझे मिलेगा तो मैं क्या निकालूंगा,
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा भाई? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। पी मीन्स आपको समझ जाना चाहिए, मीन्स कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो मैंने लिख के दिखाया आपको फॉर्म, इस फॉर्म, इसी बी मैट्रिक्स की बात हो रही है। ए मैट्रिक्स मतलब जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मुझे मिलता है नॉट इक्वल टू जीरो, क्या मिलता है? नॉट इक्वल टू जीरो अगर मुझे मिलता है तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा? नो सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा भाई? नो सॉल्यूशन बोलूंगा मैं, ठीक है। उस सिस्टम मॉडिफिकेशन के क्या होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो सिस्टम मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोल रहे थे? कंसिस्टेंट, जहां पे कुछ सॉल्यूशन मिल रहा था, और जब ऐसा होगा तो उसको बोलूंगा नो सॉल्यूशन, और उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा मेरा सिस्टम, मीन्स इसके कोई सॉल्यूशन नहीं। ऐसा क्यों होता है इसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हमें पता है कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, हम इस फॉर्म में लिखते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है। ये हमने सीखा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब मैं क्या करता हूँ? एडजॉइंट ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किससे? एडजॉइंट ए से। करो भाई, दिस बिकम एडजॉइंट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये सुनो, अब मुझे पता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है भाई? अगर एडजॉइंट आपने पढ़ा हो ध्यान से तो आपको पता होगा, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सुनो, और इंटू एक्स एज इट इज इक्वल टू दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मेरा एज इट इज, ठीक है। अब मुझे पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट जीरो। इट मीन्स ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरी? जीरो। इट मीन्स जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। जीरो इक्वल टू क्या आना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। बट यहाँ क्या आ रही है? इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉसिबल है? मान लो इसकी कुछ भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसकी कुछ भी वैल्यू आ रही है जो जीरो की इक्वल नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 5 इज इक्वल टू जीरो हो? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू जीरो नहीं मिलती है तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। और वो क्या सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों हुआ उसकी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले तो हमने बोल लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बट अगर मुझे मिलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो मिल गया मुझे, ठीक है। केस 2 में भी 2 केस बन गया। पहला ये बन गया, ठीक है, और दूसरा ये बन गया। पहला क्या बना? जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तो सिंपल सा दिख रहा है नो सॉल्यूशन। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पहली चीज, जब डिटरमिनेंट मेरा जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इट मींस यूनिक सॉल्यूशन होंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू हमने निकालनी सीख ली। सेकंड चीज, जब डिटरमिनेंट मेरा क्या होगा? जीरो होगा, तब फिर मैं चेक करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। क्या चेक करूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता इट मींस मेरा सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट है, उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो मुझे मिल जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इट मे बी ये सिस्टम क्या हो सकता है? कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? ये सिस्टम कंसिस्टेंस भी हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। कंसिस्टेंट मींस सिंपल सा यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन है सिर्फ। इसका मतलब यहां क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। या फिर या तो ये होगा या फिर क्या होगा? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो दो ही चीजें मिलेगी आपको, या तो क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन मिलेंगे। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस कंडीशन में वो क्या होगा? कंसिस्टेंट यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और किस कंडीशन में उसके नो सॉल्यूशन होंगे। ये जब आप क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको इस पे बेस्ड, ठीक है। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक और लेते हैं 3x3 का, ठीक है, उसको करते हैं। फिर हम एक केस ये वाला उठाते हैं, फिर हम एक केस ये वाला उठाते हैं। तो तीनों चीजें हमारी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर हम होमोजेनियस इक्वेशंस की बात करेंगे और फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या करेंगे? सबसे पहले मैं 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूं, सॉरी 3x3 का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेता हूं, ठीक है, और उससे हम यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं पहले,
ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है, यूनिक सॉल्यूशन तक ही सिलेबस में, इसके आगे सिलेबस में नहीं है। बट आपको कंपटीशन आगे की तैयारी के लिए आई थिंक ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो हम आगे भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है मैंने, 3 इक्वेशंस है मेरे पास, और इसने फिर से बोला है कि मुझे क्या करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। इट मीन्स मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है, या फिर बताना, ये पहले ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और फिर अगर कंसिस्टेंट है तो फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। ठीक है, सेम वही चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो मेरा ए क्या होता है, यहाँ पे मुझे पता है मेरा ए होता है जो मेरे कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के उनकी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एक्स के कोफिशिएंट आएंगे, सेकंड में वाई के कोफिशिएंट आ जाएंगे, और थर्ड में किसके आ जाएंगे भाई, जेड के कोफिशिएंट आ जाएंगे। इनटू क्या रहता है, मैट्रिक्स एक्स, एक्स मींस जो मेरे वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, और इज इक्वल टू बी, बी मीन्स कांस्टेंट मैट्रिक्स, मीन्स 5 -4 and 3। ठीक है, ये मेरा ए है, इनटू ये मेरा x है, इज इक्वल टू क्या है, b है। यहाँ पे लिख देना लेट a इज दिस, b इज दिस एंड c इज दिस। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहला काम क्या चेक करते हैं हम कि कंडीशन केस पहले वाला है कि दूसरे वाला। इसके लिए क्या चाहिए, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। किसका, जो मैट्रिक्स गिवन है, कौन सी, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, पहले सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका, इसका डिटरमिनेंट किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो दिस इज 2 and 2, -2 into -2 दैट इज +4, -1 into +1 दैट इज -1, तो माइनस पहले से ये +1 हो जाएगा। 2 के बाद 3, और साइन किसका आएगा, माइनस का, इनटू। अब ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 1 into -2 दैट इज -2, -3 into 1 दैट इज -3। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस का 3। ठीक है, 1 into -1 दैट इज -1, और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6। सिंप्लीफाई करते हैं बस इसको, 5 2 जा 10, -2 -3 -5 एंड -3 प्लस का 15, +3 एंड +5 दैट इज अगेन +15। तो क्या आ गया भाई, 15 + 15 30 + 10 40। तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 40, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट केस बन रहा है। इट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और वी कैन से द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरी क्या है, कंसिस्टेंट है, और इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। भाई अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर इनको फाइंड आउट करो। तो यूनिक सॉल्यूशन में फाइंड आउट करने का तरीका मुझे पता है क्या होता है। अब मैं इस ए को उधर लेके जाता हूं, इट मींस मैं प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूं ए इनवर्स से। तो हर बार आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली पता है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ठीक है, हर बार लिखो कि प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली मुझे पता है कि एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो बस ए इनवर्स को पीछे मत लिख देना, ठीक है, ये आगे ही होना चाहिए। तो सबसे पहला काम मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से करो या फिर एडजॉइंट निकाल के करो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एडजॉइंट निकाल के कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास डिटरमिनेंट पहले से ही अवेलेबल है। तो निकालो, क्या होगा, सबसे पहला काम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए a11 क्या होगा, a11 a12 a13 ऐसे ही होगा। देन a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। मैंने सबको पहले लिख दिया। अब 3 to 3 मैट्रिक्स का मुझे पता है। साइन क्या रहते हैं, पहला प्लस, कोफैक्टर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैंने साइन पहले लिख दिया ताकि गलती होने के चांसेस ही ना हो। निकालने मुझे सारे हैं और साइन मुझे पता है कोफैक्टर्स के कैसे होते हैं, प्लस माइनस, यानी मैंने बताया था कि प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एज इट इज मैंने सबके साइन पहले लिख दिए। अब जस्ट मुझे कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। a11 मतलब इस 2 के लिए क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने पहले निकाला हुआ है एक्चुअली में, क्या होगा ये, दिस इज 5, यानी इसके लिए मैं क्या छोड़ दूंगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा। तो -2 इंटू -2 दैट इज प्लस का 4 और -1 इंटू 1 दैट इज -1, ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 4 + 1 इज 5। यही तो था। एज इट इज ये जब निकालोगे तो ये क्या, -5, तो दिस इज +5। नेक्स्ट का निकालोगे दैट इज +5, तो +5 एज इट इज, तीनों का मिल गया।
अब हम चलते हैं A21। अब मैंने A11 का तो निकाला था क्योंकि इसके लॉन्ग मैंने एक्सपेंड किया था, इसका नहीं निकाला तो इसका मुझे निकालना पड़ेगा। A21 निकालो तो अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो। 3 इंटू -2 दैट इज -6 माइनस 1 इंटू 3 दैट इज -3 मीन्स +3। तो क्या आएगा माइनस पहले से तो दैट इज +3। ठीक है। आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करके रफ वर्क में करके निकाल सकते हो, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो लिख सकते हो। ठीक है, बट आई थिंक इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए एडजॉइंट निकालने की अब कि आपको आना चाहिए। ठीक है, 2 का निकालोगे तो रो तो यही छोड़ोगे, कॉलम ये छोड़ दोगे। ठीक है, कॉलम अब ये वाला गया 2 इंटू -2 दैट इज -4 एंड -3 इंटू 3 दैट इज 9। तो क्या आएगा माइनस का 13, तो प्लस है ये माइनस का 13 हो गया। नेक्स्ट ये वाला छोड़ेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो। 2 इंटू -1 दैट इज -2 -3 इंटू 3 दैट इज 9। तो क्या आएगा माइनस का 11। ये माइनस का माइनस पहले से तो दैट बिकम +11। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। A31 मीन्स ये वाला, दिस इज 3 1 जा 3 और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 दैट इज 9। 3 2 निकालो, 3 2 मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम गया तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3। क्या आया माइनस का 1, माइनस पहले से दैट इज +1। A33 निकालते हैं ये वाला, तो माइनस का 4 माइनस का 3 दैट इज -7। तो ये प्लस है तो -7 ही रहेगा। ठीक है, आई थिंक प्रैक्टिस हो गई होगी, जिसकी प्रैक्टिस कम है वो फिर पूरा डिटेल में लिख के निकाले। ठीक है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करे फिर उनकी मल्टीप्लाई करे सब्ट्रैक्ट करे, पूरा कर सकते हो। ठीक है, बट आई थिंक दिन की प्रैक्टिस हो चुकी है। आई थिंक ये कोई वो मतलब इतना टफ नहीं है कि हम हर एक स्टेप को बारी बारी से लिखते रहें। ठीक है, अदरवाइज तो हम एडजॉइंट में ही बहुत टाइम लगा देंगे, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा इंप्रूव करो। नाउ वी हैव टू फाइंड A इनवर्स। क्या निकालना है? A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है भाई? 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A दैट इज 40 इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या बनने वाला? ट्रांसपोज। यानी ये आपकी फर्स्ट रो बनेगी, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा जब मैं ट्रांसपोज लूंगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे ट्रांसपोज लेके, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। एडजॉइंट में क्या बनना चाहिए? ये फर्स्ट रो बनना चाहिए, बट उसका ट्रांसपोज भी लेना होता है मुझे एडजॉइंट के लिए। तो फिर क्या हो जाता है? ये फिर से क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगा। तो एज इट इज दिस इज योर सेकंड कॉलम मींस 3 -13 एंड 11 और दिस इज योर थर्ड, तो 9 1 एंड -7। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया बस। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखता फिर ट्रांसपोज लेता, एक स्टेप और बढ़ाता, उससे अच्छा मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी हैव टू फाइंड x, और x के लिए फॉर्मूला क्या है? A इनवर्स इंटू b। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इनवर्स मींस 1/40 इंटू 5 3 9 5 -13 1 5 11 एंड -7 इंटू b क्या है अभी मेरा? b हमने निकाला 5 -4 एंड 3 दैट इज 5 -4 एंड 3। बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या मिल जाएगा? XYZ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 जा 25, 3 की -4 से करोगे माइनस का 12। ठीक है, 9 3 जा +27। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 13 4 जा 52 और 1 इंटू 3 इज 3। लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 अगेन -44 एंड -21। ठीक है भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? x को मैं लिख सकता हूं दैट इज x y एंड z। यही है मेरी x मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इनको जस्ट सॉल्व कर लो। 25 -12 क्या बचेगा? 13 13 + 27 क्या हो जाएगा? 40। दिस इज योर 40। सॉरी, ये 1/40 है तो ये 1/40 भी यहाँ एज इट इज रहेगा ना, बोल गए इसको। और ये हो जाएगा इक्वल टू 1/40। इसको कैलकुलेट करते हैं। 25 52 + 3 55 55 + 5 करोगे 60 + 2 80। इनको ऐड करो, माइनस का 44 माइनस का 21 एंड प्लस का 25 है मेरे पास अब। तो इसमें से माइनस कर दो, मेरे पास बचेगा प्लस का 4, इसमें से माइनस करोगे आपके पास बचेगा माइनस का 40। जब ये 40 अंदर जाएगा तो सबको क्या कर देगा? 40 से डिवाइड, तो क्या बचेगा? दिस इज 1 2 एंड -1। इट मीन्स यहां से मुझे दिख रहा है कि x किसके इक्वल होगा? 1, y किसके इक्वल होगा? 2 और z किसके इक्वल होगा? -1। दैट्स आर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक सिंपल था। एडजॉइंट निकालना हमें पहले से आता है, इनवर्स निकालना हमें पहले से आता है, जस्ट हमें सॉल्यूशन बस ये चीज देखनी कि इनका मल्टीप्लाई करना है और XYZ की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो सारी चीजें आती है, बस हमें पता नहीं था कि ये सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो पता लग गया। बाकी सारी चीजें हमें पहले से करने आती है। ठीक है, तो ये हमने पहला केस कर लिया, जबकि क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, केस 2।
जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा उसके लिए क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हो चुके हैं 2, ठीक है। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं केस 2 की तरफ, ठीक है। जब हमारा क्या होगा, एडजॉइंट इनटू बी, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालता हूं तो वो 0 के इक्वल नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेरे नो सॉल्यूशन, और उस सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स एक्स वाई जेड की मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो सेम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले ये वाला देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या होगी मेरी, दैट इज 2 4 -1 एंड -2 इनटू क्या होता है, जो वेरिएबल मैट्रिक्स है मींस एक्स और वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट की मैट्रिक्स दैट इज 5 एंड 7। हो गया भाई। मैट्रिक्स ए इंटू एक्स मीन्स ये बन गया मेरा ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तैयार है। ये बनने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पहले डिटरमिनेंट चेक करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट चेक करो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा भाई, इस किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -2 दैट इज -4, ठीक है। इस किससे करते हैं तो माइनस साइन के साथ, तो -4 इंटू -1 दैट इज -4, माइनस अंदर जाएगा, दिस बिकम 4 एंड दिस बिकम +4, सॉरी ये माइनस का 4 था पहले, एंड +4 दिस इज इक्वल टू 0। यानी डिटरमिनेंट क्या मिल गया मेरा 0। यानी पहला केस तो हो गया। अब ये तो नहीं हो सकता, यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अब चलते हैं इन 2 चीजों में, ठीक है। जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो तब क्या होगा, मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो भाई। ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये हमने सीखा था। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 2 इंटू 2 में। आप पूरा प्रोसेस कर लेना, मैं डायरेक्टली निकाला हूं। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो दैट इज -2 एंड 2, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये +1 ये -4, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चाहिए, तो मैं निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए है मेरे पास -2 एंड 1 -4 एंड 2 इंटू बी, बी क्या है भाई मेरे पास, दैट इज 5 एंड 7 इक्वल टू, ठीक है। प्रोडक्ट निकालते हैं इनका और चेक करते हैं कि वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या मिलेगा, -2 इंटू 5 दैट इज -10, 1 इंटू 7 दैट इज +7, एज इट इज इस किससे करोगे तो माइनस का 20 एंड प्लस का 14, ठीक है। सॉल्व करते हैं, दैट इज -3 एंड यू गेट -6। क्या है 0 के इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है। इट मीन्स कौन सी कंडीशन बन गई, सेकंड केस में फर्स्ट कंडीशन बन गई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तब मेरे क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, नो सॉल्यूशन। इट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक सिंपल है, आसान चीजें हैं हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 3 इंटू 3 का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक हमने 2 इंटू 2 का कर लिया, तो 3 इंटू 3 का। आई थिंक वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एडजॉइंट आप निकालना आपको आता है, तो जस्ट इनका प्रोडक्ट चेक करना है, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन बन रही है, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमने निकली यूनिक सॉल्यूशन की, सेकंड हम देख रहे हैं नो सॉल्यूशन वाली तो इसमें भी चेक करते हैं सेम, एज इट इज मैट्रिक्स बनाते हैं, दैट इज बिकम 3 2 1। आई थिंक अब बनानी आ गई होगी, -1 1 एंड -2 और 2 3 एंड -1 into x y एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब 3 5 और 1 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, निकालो डिटरमिनेंट। 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, वो चीजें लिख लेना आप, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो भी चीजें फर्स्ट रो के अलॉन्ग मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो दिस बिकम -1 एंड दिस बिकम +6, ठीक है। साइन हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस आता है। आप करोगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ोगे तो दैट इज -2 एंड -3, ठीक है। लास्ट इज +2, इसका करोगे तो -4 -1। सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 5 दिस बिकम 15, माइनस का 5 दैट इज -5 एंड दिस इज -10। तो अल्टीमेटली मेरा क्या मिल गया, 0। यानी डिटरमिनेंट तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 मिल रहा है तो केस 2 आ गया,
तो अब मुझे इन दोनों में से एक चेक करना है, यानी मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए, इसके सारे कोफैक्टर। तो देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, यही होंगे। साइन के लिए मैंने बताया 3 into 3 में क्या करते हैं भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट साइन प्लस लेना है, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट, साइन का काम खत्म। जस्ट अब मुझे क्या करना है जिसका कोफैक्टर निकालना है उसका माइनर यानी डिटरमिनेंट निकाल लो बस, ठीक है, उसकी रो और कॉलम को छोड़ के। तो फर्स्ट काम ने यहाँ निकाला था, दैट इज 15, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे, सॉरी नॉट 15, 5, ठीक है, ये मेरा क्या है कोफैक्टर, ठीक है, माइनर है, साइन मैंने पहले लगा दिया। सेकंड एलिमेंट का मेरा क्या आया था -5, तो माइनस पहले से दिस बिकम +5। थर्ड का क्या आया था, अगेन इट इज -5, तो ये हो जाएगा -5। फर्स्ट रो का हो गया, सेकंड में चलते हैं सेकंड का निकालोगे तो अब आपको ये रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा +1, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा -4 बट -4, दिस बिकम अगेन 5, माइनस का है तो ये हो जाएगा -5। 822 निकालते हैं मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो अब ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 into -1 दैट इज -3 एंड -2 into 1 दैट इज -2, तो क्या हो जाएगा -5 अगेन ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 823 मतलब इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 into -2 -6 एंड 1 into -1 दैट इज -+1, तो क्या आएगा -5, माइनस पहले से ये हो जाएगा +5। अब लास्ट रो में चलते हैं, इसके लिए -3 दैट इज -3 और इस किससे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा -2, तो अगेन -5, सारे ही 5 मिल रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 832 इसके लिए, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 3 3 जा 9 -4 दैट इज अगेन 5, ठीक है। लास्ट इसके लिए तो ये हो जाएगा 3 और इसकी करोगे तो +2 दैट इज अगेन 5। साइन मैंने पहले लगा रखे थे, जस्ट कैलकुलेट करके लगा। अब क्या करो, एडजॉइंट निकालो इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, अब मुझे पता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो मैं क्या करता हूं डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज लेके लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी फर्स्ट रो बनने वाली है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तो फर्स्ट रो बनने वाली है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूं, दैट बिकम 5 5 एंड -5। ये सेकंड रो बनने वाली थी, मैं इसको सेकंड कॉलम बना रहा हूं, -5 -5 एंड 5। दिस जो थर्ड रो बनने वाली थी मैं थर्ड कॉलम बना देता हूं, -5 -5 एंड 5, दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मिल गया, अब मुझे चेक करना है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए ये है, बी क्या है मेरा, दिस इज मैट्रिक्स, तो दिस इज योर 3 5 एंड 1। इनके प्रोडक्ट निकाल लो, क्या होना चाहिए, अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नो सोल्यूशन मिल जाएगा, इक्वल टू 0 आया तो फर्दर सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि इनफाइनाइट है कि नो सोल्यूशन है फर्स्ट निकालो, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 15, -5 into 5 -25, -5 into 5 दैट इज -5। सेकंड की करो 15, इसको करोगे -25 एंड -5 से करोगे तो -5। थर्ड की करोगे तो -15 +25 एंड +5। चेक करके देखते हैं क्या इक्वल टू 0 है कि नहीं है। -25 -5 दैट इज -30 एंड +15 दैट इज -15, ठीक, यहीं पे होगा कि 0 नहीं होने वाली है, ठीक, क्योंकि नल मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये करोगे तो अगेन दिस यू गेट -15, यहां से फिर आप करोगे तो आपको मिलेगा +15, तो दैट इज क्या है मेरा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या है ये, इनकंसिस्टेंट है। लास्ट केस देखते हैं, ये सीख चुके हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हमने कर ली, और केस 2 में हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया कि जब मेरा एडजॉइंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब थर्ड केस देखते हैं कि जब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं उसके लिए, एक मैट्रिक्स 2 वेरिएबल्स में हमने लीनियर इक्वेशन और एक जो है वो 3 वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो दोनों करके देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है यूनिक सॉल्यूशन है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम कंपटीशन में करते हैं तो इन मेथड्स को प्रिफेयर नहीं करते हैं, ठीक है, उससे बेटर और मेथड्स रहते हैं, ठीक है। बट जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हम निकालते हैं ना, वो मेथड सेम रहेंगे। इट मीन्स ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि एडजॉइंट निकाला ये चेक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना,
वो मेथड सेम रहेंगे, यानी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो सीखना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन के लिए पहले मैं ये लेता हूं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही होता है, क्या करते हैं भाई, मैं मैट्रिक्स ए कौन सी होगी, जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, मींस दिस इज 2 6 3 एंड 9। n2 वेरिएबल की मैट्रिक्स मींस अननोन x और y, और इज इक्वल टू मैट्रिक्स b मींस कांस्टेंट के लिए मैट्रिक्स दिस इज 5 एंड 15। ठीक है, सबसे पहला काम हम इसको क्या लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखते हैं। फिर क्या करते हैं फिर चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट कि जीरो है कि नहीं है। तो इसका डिटरमिनेंट चेक करो क्या मिलेगा, मैंने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18, दिस इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस ये बाहर हो गया। अब हम चले सेकंड केस में, क्या, जब डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 होता है। तो फिर हमारे पास दो केस बनते हैं। द फर्स्ट बनता है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालो। ठीक है, या तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा या 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल नहीं होगा तब तो सीधा साधा नो सॉल्यूशन, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। बट जब वो 0 के इक्वल होगा तब मुझे सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम तो एडजॉइंट ऑफ a निकालो। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ a निकालता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, एडजॉइंट ऑफ a मैंने बताया था 2 into 2 मैट्रिक्स का निकालना। ठीक है, प्रोसेस कर सकते हो, सारा सीख चुके हैं। ठीक है, डायरेक्टली निकालना हो तो क्या करो, इनको इंटरचेंज कर दो, मींस दिस इज 9 ये 2 हो जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये -3 और ये -6 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है भाई बन गया एडजॉइंट ऑफ a निकाल दिया मैंने। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तो अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ a क्या है मेरे पास, 9 -3 -6 एंड 2 इंटू बी है मेरे पास 5 एंड 15। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा देखो, फर्स्ट होगी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 9 5 जा 45। ठीक है भाई, -3 प्लस का 15 दैट इज -45। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे तो माइनस का 6 प्लस का 5 दैट इज -30, और प्लस का 2 प्लस का 15 दैट इज +30। 45 माइनस 45 क्या मिलेगा, 0। 30 माइनस 30 क्या मिलेगा, 0। तो इट मीन दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मुझे मिल गया कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो है वो इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अब फिर से क्या होता है, अब हो सकता है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है इसके नो सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस की बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये आने के बाद फिर से वापस इक्वेशंस को देखना है। मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। एक तो चीज़ें देखो, अगर हम आप लोगों ने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इसके कौन से टाइप के सॉल्यूशन है। ठीक है अगर हमने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो हम वहाँ क्या चीज़ें सीखते थे, हमें वहाँ सीखते थे जब हमारी इक्वेशंस होती थी, हमने जब ये पढ़ा कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब हम पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती थी कि a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तब हमारे क्या होते थे, यूनिक सॉल्यूशन होते थे, यूनिक और वन सॉल्यूशन हम उसको बोलते थे। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी होती थी a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। जब ऐसा कुछ होता था हम बोलते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, और थर्ड कंडीशन क्या होती थी, जब हम बोलते थे a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, तब हमारे होते थे नो सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन हमारे पास होती थी। ठीक है ये 3 कंडीशन हमारे पास होती थी। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर मैं चेक करूं ये क्या है 2/6, a1 बाय a2 क्या है 2/6 मीन्स 1/3, b1 बाय b2 मतलब 3/9 में चेक करता हूं, दिस इज अगेन 1/3, और c1 बाय c2 यानी 5/15 चेक करता हूं, दिस इज अगेन 1/3। इट मीन्स कौन सी कंडीशन बन रही है, सेकंड कंडीशन। तो इसके किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये हमें देख के, यानी 10th क्लास में जब हम पढ़ते थे, इट मीन्स इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं पे बता सकते थे। 10th क्लास में अगर मैं पूछता है मेरे से कोई कि इसके किस टाइप के सॉल्यूशन, हम डायरेक्टली इसे बता देते। ठीक है, लेकिन अब हम मैट्रिक्स मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इक्वल टू 0 आया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे, अगर वो भी 0 आता है तो फिर हम दोबारा से चेक करते हैं, इक्वेशंस पे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, मैं इसको निकाल लूँ तब भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा,
क्योंकि फिर से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसके किस टाइप के सोल्यूशन होंगे। ठीक है, वापस से मुझे चेक तो इक्वेशन ही करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि कम से कम आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, अदरवाइज इट मीन्स इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा मुझे। ठीक है तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे वो पूछे जाएंगे, या फिर वो पूछ लेगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं बता सकूं अगर ये मिल जाए तो इनकंसिस्टेंट है, पहली कंडीशन मिले तो कंसिस्टेंट है, तीसरी मिले तो मे बी कंसिस्टेंट और मे बी इनकंसिस्टेंट, दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है तो अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसके सॉल्यूशन निकालें कैसे। फिर ये तो बात होगी भाई सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है, कैसे सॉल्यूशन है, तो मैं इसके सॉल्यूशन निकालूं कैसे। ठीक है, और किस कंडीशन में इसके 9 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं उनकी बात करते हैं तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो एक चीज मुझे पता लग गई कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम ही है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में से 3 कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 5, यानी मैं थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दूं तो सेम इक्वेशन वही मिल जाएगी जो पहली इक्वेशन है। इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही है। इसका मतलब इन दोनों का ग्राफ कैसा है, एक के ऊपर एक, ऐसे ही होता था। ठीक है जब हमारे ऐसे ग्राफ बनते थे तभी हम बोलते थे क्या है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते थे। ठीक है, जब दोनों का ग्राफ क्या करता था, कॉन्सिडेंट करता था, मतलब एक ग्राफ के ऊपर दूसरे का ग्राफ बन जाए, दूसरी लाइन का ग्राफ बन जाए। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस ये इसका क्या है, एक मैंने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता एक और इक्वेशन बन जाती जो इसके क्या होती, जो इसके साथ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाती। तो ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है इसमें आप क्या करोगे, लेट मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी एक को, चाहे x को मान लो चाहे y को मान लो, k मान लेता हूँ, लेट मी y इज इक्वल टू k, और जहाँ पे k क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मैंने k माना एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k किसको बिलोंग करेगा, किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, वो मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है अब इसमें y की वैल्यू पुट करो, दिस बिकम 2x प्लस 3 और y की जगह क्या रखना, k इज इक्वल टू 5। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 3k, और ये 2 उधर ले जाओगे तो डिवाइड बाय 2। इट मीन दिस इज योर वैल्यू फॉर x, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3k बाई 2 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू k। तो ये मेरे सॉल्यूशंस होंगे इस फॉर्म में। अब k की कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर मिलते रहेंगे, 1 माइनस 1 1 बाई 2, कुछ भी जो भी वैल्यू आपके दिमाग में पुट करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यानी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इतने सॉल्यूशन की हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की सिर्फ, तो उसके लिए मुझे सॉल्यूशन ऐसे निकालने हैं। ठीक है, बस ये निकालना आना चाहिए आपको अब कई बार क्या होता है, अब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन वैसे तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वो कंडीशन कब आएगी, मान लो यहाँ 2 इक्वेशन दे रखी है, मैं एक और इक्वेशन की बात कर दूं। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास अब कितनी इक्वेशन होगी, 3 इक्वेशन होगी। मैंने पहली 2 को चेक किया और 2 को चेक करने से मेरे पास जो x और y के सोल्यूशन आए वो ये आए। ठीक है, अब अगर मुझे इन तीनों के सोल्यूशन चाहिए ना, एक्स वाई की वो कौन सी वैल्यू होगी, इट मीन सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है, तो ये दोनों, ठीक है, मैंने इन दोनों के लिए सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं अब x और y की वैल्यू निकाली, मान लो ये 3 इक्वेशन होती है मेरे पास, लेकिन वेरिएबल मेरे पास क्या है, 2 ही है, तो पहली 2 से मैंने x और y की वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करूँ मैं, इस इक्वेशन में पुट करके देखूंगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बोलूंगा मैं, क्या सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही होंगे। बट अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे नो सॉल्यूशन मिलेगा। इट मीन्स जैसे अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, 4 इंटू एक्स क्या है, 5 माइनस 3k डिवाइड बाई 2 प्लस 5 इंटू वाई क्या है, दैट इज k इज इक्वल टू 10। चेक करते हैं 2 टू जा 4, दिस बिकम 10 माइनस 6k और प्लस का 5k, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। मैंने चेक किया यहाँ से 10 माइनस k इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 10 इक्वल टू 10 ही चाहिए था, तब ये पॉसिबल होता है। यानी बाई चांस मान लो यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 5 की जगह मैं क्या पुट करता, 6 पुट कर देता। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाता 6k, इससे ये कैंसिल आउट, तो फिर मुझे क्या मिलता 10 इज इक्वल टू 10। क्या ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है भाई। तो
तो इस कंडीशन में इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बट अगर यहाँ पे 5 ही रहता, ठीक है, तो दिस बिकम 10 माइनस के, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, ट्रू है, दिस ये मेरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये के की सिर्फ एक वैल्यू यानी 0 जब होगी तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज, इसके लिए क्या आएंगे, इन नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज़ें अगर थोड़ी सी दिमाग में नहीं जा रही तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पहले ही हो चुकी है हमारी, ठीक है। ये जस्ट आपकी टॉपिक था, तो मैं ये चीज़ें क्लियर करवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है। मीन्स देखो, दो इक्वेशन जब भी मिलेगी ना, सिर्फ अगर दो इक्वेशन इसने बोली ऐसे, ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरे क्या होंगे, या तो पहली कंडीशन मिलेगी यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या दूसरी कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, बस, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमेशा आपको क्या मिलेगा, सिर्फ दो इक्वेशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ही मिलेगा, आपको ये नहीं मिलने वाला। बट अगर दो वेरिएबल में 3 इक्वेशन दे दी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों सिचुएशंस मैंने आपको बता दी क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेरे पास क्या है, एज इट इज 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको भी चेक करते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स ए क्या होगी मेरी, दैट इज 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 n2, मैट्रिक्स ए n2 x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, दैट इज 3 2 1, ठीक है भाई। फिर से वही काम करते हैं, पहले इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं क्या होगा, डिटरमिनेंट चेक करो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1 into 2 and -2, फिर -1 ही हो जाएगा प्लस का 1 into 2 2 जा 4 and -1, नेक्स्ट लेते हैं +1 into अगेन माइनस का 4 और ये करोगे तो प्लस का 1, सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 -1 दिस इज 3 और ये -4 + 1 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया था। फर्स्ट केस चला गया, सेकंड केस में आ गया। सेकंड केस में क्या देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, देखो तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए, तो वही चीज़ें लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 एंड a33 इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहला काम साइन लगा देते हैं पहले, ठीक है, ताकि गलती ना हो, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब साइन के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ माइनर लिख दो आगे। फर्स्ट एलिमेंट का हमने निकाला ही था, क्या आएगा 2 एंड +2 दैट इज सॉरी 2 एंड माइनस, हाँ यही हो जाएगा ना, 2 - 2 मीन्स 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस माइनस प्लस और फिर एक माइनस यहाँ जो आता है 2 × 2 दैट 2 - 2 इज 0। सेकेंड का क्या होगा, दैट इज 3। थर्ड का क्या होगा, दैट इज -3, तो ये हो जाएगा -3। 3 के तो मैंने निकाल दिए थे जब मैंने डिटरमिनेंट निकाला, बाकी के मुझे निकालने हैं तो निकालो। इसका निकालोगे तो क्या होगा, अब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, -1 × 2 दैट इज -2 माइनस -2 × 1 -2 आएगा, लेकिन माइनस पहले से है, दिस इज प्लस, तो ये अगेन क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं ये वाला, तो अब ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा 2 माइनस -1 × 1 दैट इज -1 और माइनस प्लस, तो दिस बिकम +3 823 मीन्स ये वाला, ये और ये छोड़ दो, बाकी क्या होगा 1 × -2 दैट इज -2 -1 × -1 +1 और माइनस यहाँ आता है तो -1, तो दैट इज -3, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। A31 ये नेक्स्ट रो, इसकी बात करते हैं, तो ये और ये छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा प्लस का 1 माइनस 1 × 1 1 1 - 1 इज 0। इसकी बात करते हैं, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 1 × -1 दैट इज -1 एंड 2 × 1 2 तो -2 दैट इज -3, माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस का 3। लास्ट एलिमेंट 1 × 1 1 दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 दिस इज अगेन 3। बन गया भाई। एडजॉइंट निकालने के लिए सीधा सा क्या करो, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट रो बनेगी, मैं इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ। सेकंड रो बनेगी, सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ। थर्ड रो बनेगी, थर्ड कॉलम में लिख देता हूँ। हो गया भाई, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, इनटू मुझे करना है बी,
बी क्या होगा, दैट्स 3 2 1। क्या इसका प्रोडक्ट जीरो आएगा, चेक करते हैं। 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0 सब कुछ जीरो ही आएगा। अब इसके साथ करो 3 इंटू 3 दैट इज -9 क्योंकि माइनस का 3 है। 3 2 जा प्लस का 6, 3 1 जा प्लस का 3, 6 प्लस 3 9, -9 प्लस 9 दैट इज अगेन 0। अगेन सेम कंडीशन है तो ये भी क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो इट मीन्स मुझे मिल गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, यानी सेकेंड केस में दूसरी कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो अब चेक करते हैं सॉल्यूशन कैसे होंगे और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो ये आई थिंक ये चीज़ें मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे अब आगे, इससे आगे देखते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में अगर वो पूछेगा +2 लेवल पे तो सिर्फ इतना ही पूछ सकता है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हो तो कैसे निकालूं, सेम कंडीशन लेते हैं। पहली 2 इक्वेशन ले लेता हूं मैं, लेट बी दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो और यहाँ पे कोई भी एक लेट z इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, k मान लिया, z इक्वल टू क्या मान लिया, k मान लिया। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रख लेना, यहाँ पे भी देख लेना कि कहीं कोई 2 इक्वेशन जो है किसी का मल्टीपल तो नहीं है, वो कंडीशन में भी मैं आपको करवा दूंगा। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे इन दोनों के वेरिएबल, इन दोनों के वेरिएबल, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है तो नहीं है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, ये भी नहीं है, और इस कंडीशन में भी नहीं है। यानी कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन किसी दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल नहीं मिल रही है आपको। ठीक है, तो जस्ट डायरेक्टली क्या कर लो, किसी भी एक वेरिएबल को क्या मान लो, k मान लो, z को मान लिया। पहली 2 इक्वेशन लेता हूं मैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। x माइनस वाई एज इट इज और z की वैल्यू मैंने रख दी k इज इक्वल टू क्या हो गया 3। दूसरी मैंने ली दिस इज 2x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू क्या है 2। पहली 2 इक्वेशन ले ली मैंने। ठीक है, और यहाँ से क्या करूँ मैं, x और y की वैल्यू निकालूंगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस के, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस के। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू के से क्या कैंसिल आउट 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5/3, x की वैल्यू मेरी क्या आ गई डायरेक्टली 5/3 आ गई पहली 2 इक्वेशन सॉल्व करने से। ठीक है, क्योंकि इन दोनों क्या मिल रहे हैं मुझे, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं पहली 2 इक्वेशन के। अब x की वैल्यू 5/3 है, तो क्या मैं इससे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो x एज इट इज रहेगा, सॉरी x की वैल्यू क्या है 5/3, तो पहली इक्वेशन में मैंने रख दी 5/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस के। मुझे चाहिए y की वैल्यू। ठीक है, तो y को मैं एज इट इज रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ, तो 3 माइनस के, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 5/3। जब ये माइनस उधर जाएगा तो सबके साइन चेंज, मीन्स ये भी माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बस। y इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम आ गया 3, -9 प्लस 3k प्लस 5, दिस बिकम माइनस का 4 प्लस का 3k होल डिवाइड बाई 3। तो दिस इज वैल्यू फॉर y। x की वैल्यू क्या आई 5/3, y की वैल्यू क्या आई -4 प्लस 3k/3। z मैंने क्या माना था k, z मैंने क्या माना था k माना था, दैट्स इट। अब ये x y z की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली, मैंने पहली 2 इक्वेशन से निकाली। ये किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। चेक करो इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो क्या होगा भाई, यू हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी तो यू हैव नो सॉल्यूशन। चेक करते हैं, तो माइनस का x की वैल्यू क्या निकाली मैंने 5/3, तो -5/3 -2 इंटू वाई है मेरा माइनस का 4 प्लस का 3k डिवाइडेड बाय 3 इंटू प्लस 2z, और z को मैंने माना k इज इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करते हैं, दिस इज -5/3 एज इट इज रहेगा। इस -2 को अंदर लेके जाओगे तो इसके साथ क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस माइनस को या तो एज इट इज रख लो या फिर इनको सेपरेट करें, सिर्फ 2 को लेके जाता हूँ अंदर, तो दिस बिकम -8 प्लस 6k डिवाइड बाय 3। इस माइनस को लेके जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे साइन क्या करना है। ठीक है, तो मैं एज इट इज रखता हूँ +2 इज इक्वल टू 1 एज इट इज। यहाँ से एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, दिख रहा है 3, तो ये क्या हो जाएगा -5। अब ये -3 है तो ये एज इट इज टर्म, दोनों के साइन चेंज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8k, और ये प्लस है तो माइनस का 6k, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस का 6k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। इससे ये कैंसिल आउट, माइनस का 5 प्लस का 8 क्या बचा 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1। 3 से 3 कैंसिल आउट क्या बचा 1 इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है,
यस दिस इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट्स इट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो क्या किया हमने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालो, इक्वल टू 0 आ गया। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालो, अगर इक्वल टू 0 आता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल को k लो, ठीक है। बाकी दो वेरिएबल में बन गई इक्वेशन। अगर मैंने जेड की वैल्यू k ले ली, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली, एक्स और वाई के लिए दो क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप चाहो तो मैट्रिक्स मेथड से निकाल लो, चाहो ऐसे निकाल लो। एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और जेड की मैंने मानी हुई है पहले दो इक्वेशन से, उसको तीसरी में पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कई बार आई थिंक इसको हटा दूँ एक बार, का तो कर लिया। अब अगर मैं क्या बोलूँ कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन यही रहे, सेकेंड इक्वेशन इसका मल्टीपल मिल जाए, मीन्स 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस टाइप की इक्वेशन मिले, और थर्ड इक्वेशन मेरी एज इट इज मान लो यही है। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा उसमें। और जो पहले वाली है, देखो पहले वाली में कोई भी इक्वेशन किसी का मल्टीपल नहीं है तो वो सिचुएशन मिले या इसमें मिले तो क्या डिफरेंस रहेगा। देखो अब ये और ये इक्वेशन क्या है, सेम ही तो है। इसको मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दूं, आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। इनका ग्राफ कैसे बनने वाला, एक के ऊपर एक, मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। कॉन्सिडेंट लाइन होगी ना, इसका ग्राफ जो होगा, इट मीन दोनों इक्वेशन सेम है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो। इट मींस मैंने x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या ले लिया, 3 ले लिया। और यहां से मैंने ये इक्वेशन तो लेनी पड़ेगी क्योंकि ये अलग है, हो गया। अब दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 3। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वेरिएबल 2 से निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट सेम प्रोसेस z इज इक्वल टू क्या ले लोगे, k। बस यहाँ पे एक प्रोसेस कम हो जाएगा, क्या, वेरीफाई करने वाला, क्योंकि मुझे दो इक्वेशन है, दो के सॉल्यूशन तो निकालने हैं। तो जो सॉल्यूशन निकले इन दोनों को सेटिस्फाई तो करेंगे, ठीक है। तो बस z की वैल्यू k रख दो, x और y जैसे हमने पहले निकालते वो निकाल लो, यू गेट योर सॉल्यूशन। सिंपल है ठीक है। तो कुछ नया नहीं हुआ, वही रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि तीनों इक्वेशन एक दूसरे की मल्टीपल हो तो क्या होगा, दो तो है ही है, तीसरी भी मल्टीपल हो तो क्या होगा। अगर यहाँ पे 3x प्लस 3y सॉरी माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 9 मान लो मिल जाए। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिलेगी। मीन्स तीनों इक्वेशन क्या है, सेम ही तो है। जस्ट मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया। एज इट इज मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये मिल जाएगी, इसको 3 से करूंगा ये मिल जाएगी। इट मीन्स ये तीनों इक्वेशंस क्या है, क्या दे रही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे लास्ट वाली भी क्या दे रही थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही दे रही थी, ये भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही देगी ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो नो सॉल्यूशन हो तो बात ही खत्म हो जाती है, सॉल्यूशन निकालने की दिक्कत ही नहीं है बात तभी होगी जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा तो सॉल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है। तो अब ये तीनों इक्वेशन मेरी क्या है, सेम है। तो एक इक्वेशन कोई भी ले लो यहां से। अब एक इक्वेशन वेरिएबल 3 निकाल सकते हो क्या, एक इक्वेशन से तो एक ही वेरिएबल निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि लेट z इज इक्वल टू मान लेता हूँ लैम्डा एंड y इज इक्वल टू म्यू। दो कोई भी वेरिएबल को कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज किस किस पे डिपेंड करेगी, दो वेरिएबल पे, यानी इन दो की वैल्यू मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी, देन मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो जस्ट x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, x माइनस y की वैल्यू क्या मानी मैंने, म्यू, z क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 3। इट मीन्स x क्या आ जाएगा 3, ये उधर जाएगा तो प्लस म्यू माइनस लैम्डा, दैट्स इट। x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, दिस इज योर सॉल्यूशंस। वहाँ पे म्यू और लैम्डा क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो आप कुछ भी वैल्यू पुट करो और उसके रिस्पेक्टिवली x की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। यानी पहली दो कंडीशन में आपको सिर्फ एक वेरिएबल को एज्यूम करना था, ठीक है। लास्ट कंडीशन में आपको दो वेरिएबल एज्यूम करने पड़ेंगे और तीसरा वेरिएबल उनसे मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत कुछ है और सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आई थिंक इतना बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए, ठीक है ठीक है। उन चीज़ों की बात हम पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे ये इक्वेशंस किसकी है, ये प्लेन की इक्वेशन है, लेकिन आपने अगर वेक्टर नहीं पढ़ा तो आपको पता ही नहीं उस चीज़ों के बारे में। तो जब हम प्लेन डिस्कस करेंगे, जब हम प्लेन की बातें कर लेंगे, तब हम फिर से एंड में दोबारा से दोनों को मिक्सअप करके इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, प्लेन का पता होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका वेक्टर चैप्टर हो जाना चाहिए, ठीक है तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। कल हम करेंगे होमोजेनियस इक्वेशंस एंड इससे बचे हुए 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।